साल 1958 एक आदमी एक टेबल और 2 चेयर के साथ एक छोटे से कमरे में शुरुआत करता है रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की। और उस टाइम किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से कमरे से शुरू की गई कंपनी भारत की अब तक की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। शायद अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, धीरूभाई अंबानी। उन दिनों रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व था, जो इंडिया के मसालों को मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया करते थे। ये बिजनेस कई दिन चला और फिर साल 1966 में शुरुआत हुई रिलायंस टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन उस वक्त इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत बहुत बुरी थी। लेकिन ऐसे वक्त में भी धीरूभाई अंबानी ने अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी और सरकारी लाइसेंस की मदद से अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। ऐसे में कई दूसरी कंपनी ने धीरूभाई अंबानी की आलोचना की कि वो सरकारी रूल्स को तोड़ रहे हैं, और इन्हीं सभी स्ट्रेटेजीज की मदद से रिलायंस कंपनी 1970 में देश की एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और धीरूभाई अंबानी ही वो आदमी है जिन्होंने भारत के कई लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ खींचा। जब 1977 में उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया और यहाँ तक कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। और साथ ही उन्होंने शुरुआत की पेट्रोकेमिकल की, जो कि पेट्रोल से बनाया जाता है और टेक्सटाइल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसे शुरू करने का एक मेन रीजन ये था कि ताकि रिलायंस पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सके। और फिर इसके बाद 1986 में एक बुरी खबर आई, जब धीरूभाई अंबानी को हार्ट स्ट्रोक से गुजरना पड़ा। इसकी वजह से वह अपने बिजनेस का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे थे। इसके बाद बिजनेस की जिम्मेदारी आई दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के ऊपर। जब तक धीरूभाई जिंदा रहे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद 2002 में उनकी मौत के बाद दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर एक जंग सी छिड़ गई। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने 2004 तक एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। और फिर 2005 में दोनों की मां यानी कि कोकिला अंबानी ने बिजनेस को दोनों में डिवाइड कर दिया, ताकि दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई को रोका जा सके। और फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। I want to announce today, every new Jio user will get bouquet of Jio applications and content absolutely free. अब क्योंकि बंटवारे के दौरान टेलीकॉम का बिजनेस अनिल अंबानी के पास चला गया था, जिसकी वजह से उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्टिक फाइबर का कनेक्शन और हजारों मोबाइल टावर्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। और इसीलिए इन दोनों भाइयों में एक डील हुई कि अनिल अंबानी अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जियो को यूज करने देंगे उसकी 4G सर्विस के लिए, और मुकेश अंबानी इसके लिए पूरे 1200 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देंगे। और इसके बाद शुरुआत हुई इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम रिवोल्यूशन यानी कि जियो की, जिसकी वजह से आज 1 GB की कीमत सिर्फ 14 रुपए है। और जियो की मार्केटिंग के दौरान इसे बिल्कुल फ्री में पब्लिक को दिया गया था, जिसकी वजह से कई दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो के ऊपर केस भी किया और कई कंपनीज तो खत्म भी हो गई। और उन केस के अंदर से भी जियो बड़ी ही आसानी के साथ निकल आई, और तो कई दूसरी कंपनीज को अपना डाटा प्लान भी सस्ता करना पड़ा। और यहाँ तक कि वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनीज को सरवाइव करने के लिए आपस में मर्ज भी होना पड़ा। जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की थी, तो वो पॉसिबल हो सका सिर्फ जियो की वजह से। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया। और इसी की बात कई इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप जैसे कि जोमैटो, ओला और OTT जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम ये सब उभर के आए, क्योंकि अब इंडिया टाटा प्लान को अफोर्ड कर सकता था। लेकिन सिर्फ टेलीकॉम में नहीं, रिलायंस का डोमिनेशन दूसरे सेक्टर्स पर भी है, जैसे कि रिटेल बिजनेस, जहां रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद के उसे स्मार्ट बाजार में बदल दिया। हालांकि Amazon ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इस मामले में रिलायंस ने Amazon को मात दे दी। और इससे हुआ ये कि अब रिलायंस के पास स्मार्ट बाजार के 900 से ज्यादा स्टोर का कंट्रोल है। लेकिन टेलीकॉम और रिटेल के साथ साथ एनर्जी के अंदर भी रिलायंस का एक बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ 2015 से लेकर 2020 तक रिलायंस के ऑयल एंड गैस के स्टॉक प्राइस की वैल्यू पूरे 3 गुना से ज्यादा हो गई है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ सही है, क्योंकि कई दूसरी कंपनीज और लोगों का कहना है कि अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन इतने ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि देश की गवर्नमेंट इनके साथ है। जहाँ बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्हें इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि इनके सरकार के साथ अच्छे संबंध है, और इसी की वजह से दूसरे छोटे स्टार्टअप्स और कंपनीज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी रिलायंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर इसी तरह से रिलायंस इन सभी सेक्टर्स में इतना डोमिनेंट रहेगा, शायद भारत की इकोनॉमी रिलायंस पे डिपेंड हो जाएगी, और इस पावर की वजह से रिलायंस भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बन सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या रिलायंस का इतना बड़ा होना भारत के लिए सही है या गलत? अपने राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर उस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अब तक ऐसी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।